हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। आज हम क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। मैं ये तो नहीं कहती कि यहाँ से ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, बट हाँ, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हो जो आज हम डिस्कस करेंगे तो काफ़ी हद तक आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर पाओगे अपने आप, क्योंकि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। और हो सकता है कुछ क्वेश्चंस इसमें से जो आज हम क्वेश्चन करेंगे उनमें से भी आ जाएं। तो आज का वीडियो आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। देखो, हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले लाइट वाले चैप्टर से। लाइट के हम ज़्यादा क्वेश्चंस लेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चन लेंगे इलेक्ट्रिसिटी के, जिसमें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है ना, वो वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा पोर्शन लेंगे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। आई चैप्टर इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तीनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस जो है मैं डिस्कस करूंगी आज। देखो, सबसे पहले हम ले रहे हैं चैप्टर कौन सा, लाइट वाला। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन ए कॉनकेव मिरर इज यूज्ड। फर्स्ट है एज ए शेविंग मिरर एंड सेकंड है इन टॉर्च एज ए रिफ्लेक्टिंग मिरर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा अगर ये आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में ये कि हम कॉनकेव मिरर है आपके पास, ठीक है। हमने कहा कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें, कॉनकेव मिरर में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें। अगर हम क्या यूज कर रहे हैं, शेविंग मिरर में, तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें। तो देखो, सबसे पहली बात है, अगर हमने शेविंग मिरर का यूज करना है, शेविंग मिरर में क्या होता है, हमें कैसी इमेज चाहिए होती है अपनी। जब हम देखो शेविंग मिरर है ना, जो भी आप नॉर्मल मिरर ले रहे हो उसमें कैसी इमेज आनी चाहिए आपकी। एक तो आपको बड़ा दिखना चाहिए, है ना, अपना फेस, तभी शेविंग कर पाओगे, ठीक है। एक तो इमेज कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए, वो सीधी होनी चाहिए, इरेक्ट होनी चाहिए, है ना। सबसे पहले आपको इस तरह से सोचना है, ठीक है। इमेज कैसी चाहिए आपको, सीधी चाहिए और बड़ी भी चाहिए साइज में। और अब आपको पता है, देखो कॉनकेव मिरर की अब इमेज फॉर्मेशन आपको याद करनी है, ठीक है। वो कौन सा केस था जब कॉनकेव मिरर का हम यूज करते हैं और इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है, जो इमेज है वो कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है ना। और कैसी बनेगी, बड़ी बननी चाहिए। तो देखो, कॉनकेव मिरर में तो जितनी भी इमेज फॉर्मेशन होती थी ना, वो सारी की सारी कैसी बनती थी, रियल एंड इन्वर्टेड बनती थी, है ना। सिंपल एक केस को छोड़कर, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते थे, पोल एंड फोकस के बीच में, तब जो इमेज बनती थी वो कैसी बनती थी, इरेक्ट बनती थी, सीधी एंड वर्चुअल बनती थी, है ना। तो वही वाला केस होगा ये। बाकी सब केसेस में तो क्या होता था, कैसी इमेज बनती थी, रियल एंड इन्वर्टेड बनती थी, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो कि एज ए शेविंग मिरर में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे ताकि इमेज कैसी बने, बड़ी भी बने और सीधी बने। कब, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं, पोल एंड फोकस के बीच में। तो आंसर आएगा बिटवीन पोल एंड फोकस। क्लियर यहां तक बात। अब देखो सेकंड है इन टॉर्च एज ए रिफ्लेक्टिंग मिरर। टॉर्च में कहा हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें। हमने जब यूजेस किए थे कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर में, तब भी मैंने ये बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करवाया हुआ है आपको, ठीक है। लाइट वाले चैप्टर के सारा सारा चैप्टर हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर हमने सारे टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं ये वाले। तो देखो, उसमें भी हमने कहा था कहाँ हम प्लेस करेंगे टॉर्च में ऑब्जेक्ट को, फोकस पे। फोकस पे प्लेस करते हैं तो क्या होता है, वहां से इंसिडेंट रेज जाती है, जो आपके पास कॉनकेव मिरर है उस पर पड़ती हैं, और वहां से आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, वो पैरेलल वापिस आती हैं, वो तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमें मिलती है ना। तो इन टॉर्च एज ए रिफ्लेक्टेड मिरर कहाँ रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को, एट फोकस पे रखते हैं, ठीक है। ये वाली चीज देखो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपने कर लेना है। देखो, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर में हमने कहा था, है ना, इन टॉर्च एंड हेडलाइट्स ऑफ ए व्हीकल, उसमें भी यही होता है ना। द बल्ब इज प्लेस्ड मींस जो भी आपका ऑब्जेक्ट है इज प्लेस्ड वेरी नियर टू द फोकस। देखो, फोकस पे रखते हैं तभी तो यहाँ से इंसिडेंट रेज जाती हैं। देखो, ये कॉनकेव मिरर है ना। और आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनती है, देखो इस तरह से, है ना। फोकस से पास करने के बाद जब भी वो क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं मिरर से टकराने के बाद, है ना, तो वो क्या बनती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है इस तरह से। तो हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलती है। और देखो, शेविंग मिरर वाला केस भी मैंने यहाँ डिस्कस किया था। शेविंग मिरर में देखो ये वाला केस बोल रही थी मैं, फोकस एंड पोल के बीच में प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को। ये ऑब्जेक्ट देखो, ये पोल है, ये फोकस है, जब यहाँ प्लेस करते हैं, है ना, तो जो आपकी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, सीधी बनती है एंड साइज में बड़ी बनती है। देखो, ऑब्जेक्ट छोटा है, ये बड़ी बन रही है ना। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप इसकी जो रे डायग्राम है आप वो बनाओ इसकी, तो आप इस तरह से बनाओगे। दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है वाला क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकस। ये भी कितने का है, देखो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब हाफ इसके है और हाफ मार्क्स का ये वाला आया हुआ था, ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट है फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको निकालना है। आपको फोकल लेंथ गिवन है, ये 2 मार्क का है, टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, देखो 1 + 2 मार्क्स। तो सबसे पहले हम ए वाला पार्ट करते हैं। देखो ए वाले पार्ट में क्या है, हमें डिफाइन करना है प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपको ये डेफिनेशन इस तरह से राइट डाउन करनी है। द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जो लाइन पास करती है ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। और फोकस क्या होता था, जब रेज ऑफ लाइट क्या आती थी, पैरेलल आती थी प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना। तो जो आपके पास कॉनकेव मिरर होता था उसमें तो क्या होती थी, जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आती थी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करती थी, एक पॉइंट पे मीट करती थी प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना, रियल में मीट करती थी वो, उसे हम कहते थे फोकस। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता था, जो भी आपके पास पैरेलल रेज आती थी प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती थी, अपीयर टू मीट, वो एक्चुअल में मीट नहीं करती थी, दे अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस पे, उस पॉइंट को हम फोकस कहते थे। तो किस तरह से राइट डाउन करेंगे, रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आती हैं ऑफ ए मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट, या तो वो एक्चुअल में मीट करती हैं, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है इंसिडेंट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो क्या करती हैं, या तो वो एक्चुअल में मीट करती हैं, और अपीयर टू मीट, या तो वो अपीयर टू मीट होती हैं। अपीयर टू मीट किसका केस आएगा, जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। अपीयर टू मीट एट ए कॉमन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। ये वाली चीज देखो, ये हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड की थी, देखो ये वाला देखो, है ना, जब हमने प्रिंसिपल फोकस की बात की थी। ये किसका था, कॉनकेव मिरर के केस में। देखो पैरेलल इंसिडेंट रेज आती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करती हैं, वो ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपके पास, है ना, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जो लाइन होती है, इस वाले पे क्या करती हैं, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे मीट करती हैं, उसे हम फोकस कहते हैं। ये था कॉनकेव मिरर के केस में, क्योंकि इसमें एक्चुअल में मीट कर रही है रिफ्लेक्टेड रे। देखो यहाँ से आई, रिफ्लेक्ट होके इधर आई, ये पैरेलल बीम आई, है ना, और यहाँ से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होके ये यहाँ पे मीट करी, तो इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस, रियल में मीट कर रही है ना। और जो आपके पास होता था कॉन्वेक्स मिरर का केस इस तरह से, इसमें भी देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है इंसिडेंट रेस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये देखो ये रिफ्लेक्ट कर गई इधर को, इसमें तो ऐसे डाइवर्ज होती है ना, इस तरह से, तो ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है रिफ्लेक्टेड रेस, देखो ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, एक्चुअल में मीट नहीं करती, बट इनको हम जब बैकवर्ड में प्रोड्यूस करते हैं, है ना, तो वो अपीयर होती है हमें कि यहाँ पे मीट कर रही है, इसे हम कहते हैं फोकस, है ना। इसलिए हमने एक बार में कहा कि वो एक्चुअल में मीट करती है ना, तो आ गया आपका कॉनकेव मिरर का केस, और अपीयर टू मीट आएगा तो किसका केस हो गया, वो कॉन्वेक्स मिरर का। और कहाँ मीट करती है, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पे, उसे हम कहते हैं फोकस। क्लियर ये वाली बात, ओके। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का जो बी पार्ट था उसमें क्या कह रहे थे, ये देखो फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, आपको कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ गिवन है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा मिरर है, कि लेंस की बात कर रहे हैं, मिरर है तो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो फोकल लेंथ, अब देखो कॉन्वेक्स मिरर की क्या होती है, देखो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ये वाला है ना कॉन्वेक्स मिरर, इस तरह से, है ना, ये वाला इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपके पास इस तरह से होता है ये वाला, है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये पॉली सरफेस होता है ना। कॉन्वेक्स मिरर में देखो अब हमें फोकल लेंथ, इसका फोकस क्या आएगा, कहीं यहाँ जैसे आएगा, है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इस वाले तरफ की जितने भी डिस्टेंस है उनको हम पॉजिटिव लेते हैं, है ना, तो पोल से लेके एफ तक का ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा, इस तरफ को है क्योंकि, है ना, तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ आपको गिवन है 50 सेंटीमीटर, है ना। अगर ये होता कॉनकेव मिरर तो हमने नेगेटिव लेनी थी ये वाली, ठीक। तो अब कॉन्वेक्स मिरर है तो एफ आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको फाइंड आउट करना है, अब आर आपको फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है एफ और आर के बीच में क्या रिलेशन है, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, r/2। तो यहाँ से r क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो बस 2 से, f को 2 × 50 कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर, तो आ गया 100 सेंटीमीटर यहाँ पे। क्लियर ये वाली बात, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, देखो अगर ये वीडियो लॉन्ग बनता है काफ़ी तो आप क्या करोगे, इसको 2x की स्पीड पे सुन लेना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है,
An object 4 centimeter in size is placed 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. देखो पहले आपको गिवन क्या क्या है वो चीजें राइट डाउन करते रहा करो, ठीक है। सबसे पहले देखो एन ऑब्जेक्ट इज, जो ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर इन साइज है, मीन्स आपको क्या दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है आपको, है ना। 4 सेंटीमीटर साइज है उसका, तो एच ओ आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, हमने राइट डाउन कर लिया। इस प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, मीन्स हमें यू की वैल्यू गिवन है, कहां पे प्लेस किया हुआ है 25 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर, है ना। तो देखो यू की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव ही रहनी है ना, चाहे वो क्या हो, कॉनकेव मिरर चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, है ना, ठीक है। तो देखो यू की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में देखो ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होगी, ऐसे बनता है कॉनकेव मिरर, ऐसे करके, है ना। तो इसकी फोकस तो यहां जैसे होगा, है ना। तो पोल से लेके फोकस का डिस्टेंस इस तरफ को आ रहा है ना। और इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट इस तरफ को है, अपोजिट टू इंसिडेंट रेज है, इस तरफ को ले रहे हैं हम फोकस, है ना। तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है आपको, एफ की वैल्यू क्या लेनी है आपने, -15 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, उसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। तो एफ इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, यू आ गया -25 सेंटीमीटर, एच ओ की वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। आप फाइंड आउट क्या करना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। आपको वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इमेज कहाँ पे बनेगी, आपको वो वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मींस आपको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपके पास ये सारी चीजें हैं, तो हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे। u भी है आपके पास, f भी है, v निकल जाएगा। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि हम मिरर फॉर्मूला की बात कर रहे हैं तो प्लस होता है, और अगर हम लेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, अगर लेंस दिया होता आपको तो यहाँ माइनस होता है, ठीक है। अब यहां से इजी है, आपको 1/v फाइंड आउट करना है पहले, है ना। तो 1/v को एक तरफ ले आओ, इसको उस तरफ ले जाओ, तो 1/v आप, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स से आप कर लोगे, ठीक है। यहाँ से 1/v ये सब सॉल्व करके आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी -75 डिवाइडेड बाई 2। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो सेंटीमीटर लिख के, या तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास v की। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो सेकेंड पार्ट में इसमें ये 5 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है। ये देखो आपको यहाँ पे 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, है ना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था फुल ये। फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, इमेज की साइज आपको फाइंड आउट करनी है, मींस आपको एच आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्लियर, ओके। साइज ऑफ इमेज एच आई आपको फाइंड आउट करना है। देखो अब हमें पता है, हमें एच आई निकालना है। एच आई हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें मैग्निफिकेशन पता हो, है ना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं उसे हम, एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ, है ना। अब अगर हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू गिवन होती, है ना, तो और एच ओ की आपको गिवन है, तो हम इजीली निकाल सकते थे एच आई की वैल्यू, बट मैग्निफिकेशन की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है ना। तो पर हमें एक और फॉर्मूला पता है मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन को हम v एंड u की फॉर्म में भी राइट डाउन कर सकते हैं, और वो क्या होता है -v/u, है ना। और यहां पर भी देखो आपको याद रखना है, अभी हम मिरर की बात कर रहे हैं, अगर हम लेंस की बात करते हैं तो वहां मैग्निफिकेशन क्या होता है, वहां माइनस नहीं आता है, वहां आता है v डिवाइडेड बाय u। बस की फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है, मिरर एंड लेंस में। अब m की वैल्यू -v/u भी होती है ना, तो हम राइट डाउन कर सकते हैं, ये वाली चीज किसके बराबर आ गई, इसके, क्योंकि मैग्निफिकेशन ये भी है, मैग्निफिकेशन ये भी है ना। तो ये वाली चीज किसके बराबर आ गई, -v/u। ऐसे क्यों राइट डाउन किया, बिकॉज देखो हमें v की वैल्यू भी पता है, हमने अभी निकाला, u की वैल्यू आपको गिवन है, ho की वैल्यू आपको गिवन है, hi निकाल देंगे हम यहाँ से। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जब हाइट ऑफ इमेज पूछी हुई है आपसे, ठीक है। तो hi की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से देखो -v/u, ho को आपने उधर ले गए, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। आप ये देख लेना इसका स्क्रीनशॉट लेके। तो hi की वैल्यू आ गई -6 सेंटीमीटर, क्लियर है ना। देखो यहाँ से कुछ कुछ चीजें ये भी पता चलती हैं, देखो एच आई की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इट मीन्स कैसी होगी इमेज, इन्वर्टेड बन रही होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी ये वाली इमेज, है ना, बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस से जब निचली तरफ को बनती है ना, एच आई की तो नेगेटिव लेते हैं वैल्यू, है ना, इट मीन्स यहाँ नेगेटिव आ रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही होगी, क्लियर। थर्ड पार्ट में देखो उन्होंने पूछा था, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। आपको रे डायग्राम भी बतानी है इसकी, ठीक है। तो रे डायग्राम देखो किस तरह से बनाएंगे हम, देखो इस तरह से आप रे डायग्राम बना लेना इसकी। क्या क्या था आपके पास, देखो इस तरह से दे रखा था आपको, है ना, कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और आपको u की वैल्यू गिवन थी 25 सेंटीमीटर, और f की वैल्यू कितनी थी आपके पास 15,
है ना। तो 15 और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल, तो मीन्स ये 30 सेंटीमीटर तक होना था, है ना। और यू कहाँ था 25, 30 से थोड़ा कम लोगे आप, है ना। तो इसलिए आपने यहां जैसे लिया ऑब्जेक्ट, है ना। कि आपको खुद सोचना है, बिकॉज फोकस की वैल्यू आपको गिवन थी, फोकस की कितनी थी -15 सेंटीमीटर, इट मीन्स ये 15 सेंटीमीटर है, इसका डबल क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स 30 यहां तक है। तो u क्या है 25, तो यहाँ पे लिया हमने u, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ ए बी, देखो, है ना। तो देखो ये आई प्रिंसिपल एक्सिस के, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ फोकस से पास करी। और दूसरा हमने कौन सा वाला केस लिया, यहाँ पे अगर फोकस से पास करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाती है, जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करी वहां पे आपकी इमेज बन गई, ये ए और बी था और ये बन गया ए डैश बी डैश, देखो इन्वर्टेड बनी, तभी तो एच आई की वैल्यू क्या आ रही थी, नेगेटिव, इन्वर्टेड बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस से निचली तरफ को, है ना। ये ऐसे बन गई, और जो भी आपके पास जो इमेज है वो बड़ी बनेगी साइज में। और v की वैल्यू भी क्या आ रही है, देखो नेगेटिव आई, क्योंकि यहां से यहां का डिस्टेंस ले रहे हैं हम, देखो तो v की वैल्यू भी क्या आई थी आपके पास, नेगेटिव आई है, -37.5, देखो इस तरफ को ये 25 पे था ऑब्जेक्ट और यहाँ 37.5 पे इमेज बन रही है, आप ऐसे ड्रॉ कर लेना ये वाला, ठीक। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। रे डायग्राम आपको बतानी है टू शो फॉर्मेशन ऑफ 3 टाइम्स, जो इमेज बन रही है ना वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है, 3 टाइम्स है, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। और कैसी इमेज बन रही है, रियल इमेज बनेगी एक बार में, एंड सेकंड केस में पूछ रहे हैं ये वर्चुअल इमेज बनेगी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस यूज करें, कन्वर्जिंग लेंस, मींस सबसे पहले आपको ये देखना कि लेंस की बात कर रहे हैं या मिरर की बात कर रहे हैं, तो कन्वर्जिंग लेंस लिखा हुआ है। देखो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है ना, इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है, इन्होंने कन्वर्जिंग लेंस लिख दिया हुआ है, पर हमें पता है कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं हम, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, है ना। तो ये कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं मतलब, तो आपको क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, देखो आगे देखो क्वेश्चन में, मार्क द पोजीशन ऑफ ओ एफ एंड 2f इन ईच डायग्राम। इन्होंने कहा जो भी कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस कहे तो जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं इंसिडेंट रेस, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर जो वो जब वो लेंस से पास करती हैं तो एक पॉइंट पे क्या करती हैं, कन्वर्ज करती हैं, खूब सारी आ रही है और लेंस से पास करने के बाद कन्वर्ज करती हैं एक पॉइंट पे इस तरह से, तो वो क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऐसा होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें डाइवर्ज होती है, तो इसलिए उसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में आपको क्या करना है, रे डायग्राम शो करनी है और आपको इमेज बतानी है, और वो इमेज कैसी होनी चाहिए, 3 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए ऑब्जेक्ट के साइज से, ठीक है। और कैसी होनी चाहिए, फर्स्ट वाले में रियल एंड इन्वर्टेड, एंड सेकंड वाले केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, आपको उसकी रे डायग्राम बतानी है, ठीक है। तो देखो अब इस वाले केस में कौन सा वाला केस लेंगे, देखो ये वाला हम, अब देखो कॉन्वेक्स लेंस में हमें ये देखो कॉन्वेक्स लेंस की ये वाली थी इमेजेस, है ना, कॉन्वेक्स लेंस की हमें कैसी इमेज चाहिए, हमें इमेज चाहिए साइज में कैसी होनी चाहिए, बड़ी है ना, रियल है, ठीक है, और मैग्नीफाइड है, 3 टाइम्स ज़्यादा बड़ी बन रही है, मैग्नीफाइड चाहिए और रियल एंड इन्वर्टेड चाहिए। देखो इसके जितने भी केसेस है ना वहाँ पे मैक्सिमम इमेज कैसी बन रही है, देखो यहाँ भी छोटी बन रही है, जब सेंटर पे रखते थे मीन्स 2f पे रखते थे तो 2f पे बनती थी पर सेम साइज की बनती थी, यहाँ छोटी बन रही है ना, हमें बड़ी चाहिए, तो देखो बड़ी कब बनती है, जब 2f एंड f के बीच में हम उसको प्लेस करते हैं, तो देखो मैग्नीफाइड बन रही है, और है क्या ये, रियल भी है, यही चाहिए हमें, है ना। 3 टाइम्स तो उन्होंने ऐसे ही राइट डाउन कर लिया सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, बट 3 टाइम्स का मतलब कि बड़ी बन रही है, 3 टाइम्स ज्यादा बन रही है ऑब्जेक्ट से, तो ये वाला केस आपको डिस्कस करना है। तो फर्स्ट वाले में आएगा जब ए वाला पार्ट आप करोगे उसमें ये वाली रे डायग्राम बनेगी, ठीक है, ये वाले आपको सारी चीजें राइट डाउन भी करनी है इसमें, क्लियर, एरो भी ठीक लगाने हैं, एक ये वाली, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है, ये वाला आंसर आएगा इसका। और सेकंड इन्होंने कहा कि कन्वर्जिंग लेंस में ही मींस कॉन्वेक्स लेंस में ही वर्चुअल इमेज कब बनती है, देखो वर्चुअल इमेज कब बनेगी इसमें वर्चुअल इमेज जो है एक ही केस में बनती थी, जब कहाँ पे प्लेस करते हैं हम उसको, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में, अदरवाइज तो देखो सब रियल एंड इन्वर्टेड ही बनती है ना, ये सारी देखो रियल एंड इन्वर्टेड ही बनती है, एक ही केस होता था जब कैसी बनती है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ प्लेस किया हमने, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो ये बनती है, देखो मैग्नीफाइड भी है और कैसी है, इरेक्ट भी है ना, इरेक्ट है तो वर्चुअल है मीन्स, क्लियर, ये वाला आंसर आएगा बी वाले में, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्लियर, ये वाला आंसर आ गया इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं,
If the image formed by a spherical mirror for all position of the object placed in front of it is always erect and diminished, what type of mirror is it? ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि बताओ वो कौन सा मिरर है जिससे जितनी भी इमेजेस बनती है वो कैसी बनती है? ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश। देखो दो मिरर है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में तो क्या बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड भी बनती है। सिर्फ एक केस है जिसमें कैसी बनती है, इरेक्ट एंड वर्चुअल, जब पोल एंड फोकस के बीच में हम उसको प्लेस करते हैं, है ना। तो इसका मतलब कॉनकेव मिरर तो इसका आंसर नहीं है ना। इन्होंने कहा कि जहां मर्जी हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें बट इमेज कैसी बनती है उसमें, इरेक्ट एंड डिमिनिश। इरेक्ट बनती है सीधी और साइज में छोटी बनती है। और वो कौन सा केस है, जब हम किसकी बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता था, एक तो उसमें केसेस ही सिर्फ दो थे, है ना। एक इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, और इन्फिनिटी के अलावा आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो तो इमेज कैसी बनेगी, एक तो छोटी बनेगी और ऑलवेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो इट मीन्स कौन सा लेंस है, आपको ऐसे पता लग जाना चाहिए कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स, सॉरी लेंस नहीं, मिरर की बात करें हम, ठीक है। कौन सा मिरर होता है वो, कॉन्वेक्स मिरर की बात, क्योंकि मिरर इन्होंने पूछा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो कौन सा मिरर है वो, कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा होता है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा ड्रॉ ए लेबल रे डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। तो अब आप क्या करो, आपको ये बताना भी है कि कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा होता है, आपको इसका रीजन देना है, तो आप रे डायग्राम बना लोगे, ठीक है। पहले तो आप राइट डाउन करोगे कॉन्वेक्स मिरर होगा, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज। कैसी बनाता है वो, हमेशा इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज बनाता है, छोटी वाली बनाता है, ठीक है। देखो ये वाला केस है, इस तरह से हम ये वाली बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, जब भी लेते हैं देखो हम कहीं भी उसको प्लेस करें ऑब्जेक्ट को, छोटी बनती है एक तो इमेज, एंड इरेक्ट एंड वर्चुअल बनती है। देखो रियल में तो मीट नहीं कर रही है हमने, है ना। अब पेयर करवाया इनको बैकवर्ड में प्रोड्यूस, तब जाके इमेज बन रही है। मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, सीधी बन रही है, एंड वर्चुअल बन रही है, बट साइज में क्या बनती है, छोटी बनती है। तो ये वाला डायग्राम आप बना दो, रे डायग्राम शो करने के लिए, है ना। और सेकंड केस, इसके दो ही केस थे, जब कहाँ है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे है, तो पैरेलल रेज आई और वो क्या होगी, देखो इधर से ये चलेगी, रिफ्लेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर को चलेगी, जब इनको मीट करते हैं तो फोकस पे बनती है, जो आपकी क्या बनती है, इमेज बनती है, और बहुत छोटी बनती है साइज में, ठीक है। दोनों बना लो चाहे एक बना लो, इसका इस तरह से आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो क्या है क्वेश्चन, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय सफेरिकल मिरर इज +3, एनालाइज दिस एंड स्टेट द। फर्स्ट है टाइप ऑफ मिरर कौन सा है, ऐसे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू गिवन है और आपको बता रहे हैं कि बताओ कौन सा मिरर है, सिर्फ मैग्निफिकेशन की वैल्यू पता है आपको, ठीक है। तो कौन सा टाइप ऑफ मिरर है, और सेकंड वाले में 1 मार्क का ये था, और सेकंड मार्क में इन्होंने पूछा हुआ है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल ऑफ द मिरर। पोल से कहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, आपको पोजीशन बतानी है, ठीक है। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस, आपको रे डायग्राम भी बनानी है। देखो सिंपल सी बात है, हमें गिवन क्या है, पहले हमें लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू गिवन है +3। अब आपको बस इतनी सी चीज गिवन है और आपको बताना है कि ये कौन सा मिरर है, क्लियर, ओके। तो हम देखो किस तरह से करेंगे, ऐसे वाले क्वेश्चन में आपने सिंपल, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, हमने देखना है कि सबसे पहले मैग्निफिकेशन की वैल्यू आप राइट डाउन करोगे +3, ये गिवन है आपको। मैग्निफिकेशन को हम राइट डाउन कर सकते हैं, देखो HI डिवाइडेड बाय HO, वो कितनी की आप कितनी गिवन है आपको, +3। बस इसको देख के ही आपने पता लगाना है कि कौन सा मिरर है ये, ओके। तो देखो अब यहां से एक बात तो आपको पहले ये वाली चीज पता लगनी चाहिए कि जो इमेज है, ठीक है, वो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है या वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, ठीक है, पहले ये पता लगा लें हम, ओके। तो देखो अगर हम HI/HO की वैल्यू +3 है, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो देखो इससे एक बात तो क्लियर है, बहुत से बच्चे नहीं अंडरस्टैंड करते हैं बेटा, ये बहुत ही इजी थिंग है, इस तरह से समझना। देखो अगर ये पॉजिटिव आ रही है इसकी वैल्यू, देखो आपको पता है HO जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो तो हमेशा कैसा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही होगा, है ना, इस तरह से, है ना। देखो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही बनेगा ऑब्जेक्ट, तो है ना। तो HO तो ऑलवेज क्या होना है आपके पास, पॉजिटिव ही, तो ये वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ओके ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव है। अब ये ओवरऑल वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव ही आ रही है, इट मींस HI की वैल्यू भी क्या होगी इस केस में, पॉजिटिव। अगर HI की वैल्यू नेगेटिव होती तो ओवरऑल यहाँ नेगेटिव वैल्यू होती, पर ये तो पॉजिटिव है ना। HO तो हमें पता है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है ना। ये वैल्यू पॉजिटिव है, इट मींस HI की वैल्यू भी पॉजिटिव है। HI की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, वो भी इसी डायरेक्शन में बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रही है, वो नीचे को बनती है तो लेते हैं हम नेगेटिव हाइट की वैल्यू, है ना। इट मींस ये भी ऊपर को ही बन रही है HI भी,
तभी पॉजिटिव होगा। तो यहां से आपको एक बात लगी पता, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपने ये अंदाजा लगा लिया कि जो इमेज है वो कैसी बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही बन रही है। मींस इमेज कैसी है, इरेक्ट है। इरेक्ट है इट मींस वर्चुअल है वो, है ना। तो एक चीज तो आपको ऐसे पता लगी कि इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, पॉजिटिव साइन देख के। क्लियर यहां तक बात? ओके तो हमें पता है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है। ओके पर अभी भी हमें कंफ्यूजन है, हम तो लिख सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है। बट एक और चीज भी है, हमें देखना साइज कैसा है। कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल एंड डायरेक्ट तो बनती है पर छोटी इमेज बनती है ऑलवेज, है ना। अब देखो एच आई पर, अब आना इसके मैग्नीट्यूड पे। अब मैग्नीट्यूड है 3, अगर आप यहाँ पे राइट डाउन करो एच आई इक्वल टू एच ओ, उधर चला गया तो मीन्स हाइट ऑफ इमेज जो है 3 टाइम्स ज्यादा है एच ओ से, यही मतलब हुआ ना इसका। तो हाइट ऑफ इमेज मतलब बहुत ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। इट मीन्स इमेज कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है, लार्ज बन रही है। तो यहाँ पे जो हमारी कंफ्यूजन थी वो दूर होगी। कॉन्वेक्स मिरर तो ये नहीं हो सकता। कॉन्वेक्स मिरर में क्या बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट तो बनती है, पॉजिटिव साइन बता रहे हैं वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, वो तो बनती है, पर साइज में कैसी बनती है, वो छोटी बनती है ना। देखो ये वाला ही केस है, ये वाला देखो, वर्चुअल एंड डायरेक्ट तो है पर छोटी है, ऑब्जेक्ट बड़ा होता है, ये छोटी बन रही है, इट मींस कॉन्वेक्स मिरर नहीं है ना। पर अब कॉनकेव मिरर की बात आई। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, एक केस होता है जब पोल एंड फोकस के बीच में होता है ऑब्जेक्ट, तो कैसी इमेज बनती है, इरेक्ट एंड वर्चुअल, और एनलार्ज्ड बड़ी बनती है साइज में, तो इट मींस ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। यहां से हमें पता लगा क्योंकि साइज कैसा है इमेज का, 3 टाइम्स ज्यादा है एचओ से, इसलिए कॉनकेव मिरर है। आप लिखोगे इट मींस इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, बिकॉज एम इज पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन एक तो उसकी पॉजिटिव है। इससे क्या पता चला हमें, इट मींस इमेज इज इरेक्ट, इसका मतलब इमेज क्या इरेक्ट है। और यहां से पता चला हमें कि जो इमेज है वो 3 टाइम्स ज्यादा भी है ऑब्जेक्ट से, तो इसका मतलब ये कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। और कॉनकेव मिरर में कॉनकेव मिरर फॉर्म्ड इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करते थे हम, पोल एंड फोकस के बीच में। इस तरह से आप राइट डाउन करोगे आंसर। क्लियर? तो इसमें कौन सा केस आएगा, देखो ये वाला कौन सा केस था, इस वाले केस में ये वाला केस देखो, कॉनकेव मिरर में पोल एंड फोकस के बीच में जब रखते हैं तो बनती है एनलार्ज्ड इमेज एंड इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनती है। क्लियर? ये वाली आप रे डायग्राम बना लोगे, इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लियर? वैसे तो आपको सारी आती हैं अब तो, है ना, रे डायग्राम्स वगैरह बनानी। तो क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है। देखो ये water has refractive index 1.33 and alcohol has refractive index 1.3x. Which of the two medium is optically denser? Give reason for your answer. क्या कहा इन्होंने कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वाला है और अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वाला है। इन्होंने कहा ऑप्टिकली डेंसर कौन सा है। देखो जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो ऑप्टिकली डेंसर ज्यादा होता है। जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेंसर के, है ना। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का वो उतना ज्यादा क्या है, ऑप्टिकली डेंसर होता है ना। तो इन दोनों केस में देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, एल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। इट मींस जो एल्कोहल है वो क्या है, ऑप्टिकली डेंसर है इसके कंपैरिजन में। क्लियर? जिसका जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो उतना ज्यादा डेंसर होगा। वहां पर क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी उतनी, जितने ज्यादा डेंसिटी उतनी वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, स्पीड की वैल्यू लाइट की कम होगी वहां पे। ठीक है, तो आप कैसे आंसर करोगे, अल्कोहल इज ऑप्टिकली डेंसर बिकॉज ऑप्टिकल डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज अल्कोहल हैज ए हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है किसके कंपेरिजन में, वाटर के कंपेरिजन में। तो कौन ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर होगा, अल्कोहल होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वाटर टू अल्कोहल। आपको रे डायग्राम बतानी है जब लाइट रेस कहां से कहां पाथ एंटर कर रही है, वाटर टू अल्कोहल, वाटर से अल्कोहल में आ रही है। ठीक है, तो देखो वाटर क्या है अब, रेयर मीडियम, और अल्कोहल क्या होगा, डेंसर मीडियम, है ना। बिकॉज हमने कहा अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ये ज्यादा डेंसर है। ठीक है, तो हमें रे डायग्राम बनानी है। तो देखो यहाँ आ गया वाटर आपके पास, ठीक है, और यहाँ अल्कोहल है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है ना। आप यहाँ पे राइट डाउन भी कर सकते हो, इसके कंपेरिजन में ये क्या हो गया, रेयर मीडियम है, और ये क्या हो गया आपके पास, डेंसर मीडियम है ना। तो देखो ये इंसिडेंट रे आई यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक है, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब क्या हो गया देखो, अब ये यहाँ पे किस मीडियम में जा रही है, डेंसर, रेयर टू डेंसर,
तो वो जो रे ऑफ लाइट है वो किस तरफ को जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। इसको वैसे ऐसे जाना था पर वो डेंसर मीडियम में आ रही है रेयर से, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल इस तरफ को होगी बेंड। देखो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, या इस तरह से आप डायग्राम बना दोगे, रे डायग्राम। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड में पूछा है स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द अबव केस। आपको एंगल आई और एंगल आर के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या होगा, क्या रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। देखो आपको देखने से पता चल रहा है एंगल आई क्या है, बड़ा है एंगल आर के कंपैरिजन में, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, तो आप राइट डाउन कर लोगे। और इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है तो आप ऐसे राइट डाउन कर दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, क्यों, व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम ए ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकल रेयर मीडियम, वाटर ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, टू ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, अल्कोहल डेंसर मीडियम है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल मेकिंग द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जब भी वो रेयर से डेंसर में आता है तो क्या हो जाता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाता है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसा हो गया, छोटा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस से। इस तरह से राइट डाउन कर लोगे एक्सप्लेनेशन में। साथ में आप ये वाली चीज भी राइट डाउन कर लेना, है ना। कभी कभी टीचर चाहते हैं कि आप इस तरह से आंसर करो, तो आप ये भी राइट डाउन कर लो। क्या हो सकता है दोनों के बीच में रिलेशन, स्नेल्स लॉ पता है आपको, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, है ना। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका हम रेशो लेते हैं, वो किसके बराबर आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम n2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम n1, n2 डिवाइडेड बाय n1। इस तरह से ये भी आप रिलेशनशिप राइट डाउन करते हो, कर सकते हो इस क्वेश्चन में। क्लियर, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मैग्निफिकेशन का है, दोबारा देखो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। इफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल लेंस, अब लेंस की बात है, ठीक है, मिरर नहीं कह रहे हैं, लेंस की चीज आपको याद रखनी है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो ये चीज अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते। स्फेरिकल मिरर वाला केस डिस्कस कराएंगे, ठीक है। आप देखो पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ो कि लेंस की बात कर रहा है वो कि मिरर की कर रहा है। इफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज प्लस 0.75 देन द नेचर ऑफ द लेंसेज, बताओ कौन सा नेचर है लेंस का, कौन सा लेंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो कॉन्केव लेंस आएगा, देखो किस तरह से। सबसे पहले मैंने क्या कहा, आपको जो गिवन होता है वो राइट डाउन करो। मैग्निफिकेशन m की वैल्यू आपको गिवन है प्लस 0.75, ठीक है। सबसे पहले मैग्निफिकेशन को हम राइट डाउन कर सकते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर। ये किसके बराबर है, प्लस 0.75, क्लियर, ओके। अब प्लस साइन है, इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके पास इमेज है वो कैसी बन रही है, इरेक्ट एंड वर्चुअल, है ना। HO तो मैंने कहा हमेशा पॉजिटिव होगा, ये ओवरऑल पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, इट मींस HI भी पॉजिटिव है। और वो कब होगा, मींस जब इमेज कहाँ बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली तरफ को बन रही है, मींस इरेक्ट एंड वर्चुअल है, ठीक है। तो ये कौन सा लेंस होगा, देखो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मींस इमेज इज इरेक्ट, इमेज इरेक्ट है इसका मतलब, ठीक है। अब देखना है हमने कि जो हाइट है इमेज की वो कैसी है, छोटी है या बड़ी है ना, ये चीज अब देखनी है आपको। अब देखो जो HI डिवाइडेड बाय HO है उसकी वैल्यू 0.75, 1 से छोटी है ये, है ना, 1 से छोटा है ना ये वाली वैल्यू। तो HI डिवाइडेड बाय HO इज लेस देन 1, इसका मतलब HI इज लेस देन HO, मींस हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से कैसी है, छोटी बन रही है ना। तो इमेज एक तो आपको पता लग गया पॉजिटिव साइन देख के कि इरेक्ट है एंड वर्चुअल है, ठीक है। साथ में कैसी है, ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, ठीक है। और ये किस वाले केस में होता है, m इज लेस देन 1 मीन्स इमेजेस डिमिनिश, छोटी बन रही है। और वो किस केस में होता है, कॉन्केव लेंस के केस में होता है ना। अगर बड़ी बन रही होती इमेज, अगर ये ग्रेटर देन 1 होती इसकी वैल्यू, है ना, तो क्या होना था, बड़ी इमेज बननी थी, तब कौन सा केस आना था, वो कॉन्वेक्स लेंस का। पर छोटी बन रही है, इट मीन्स कॉन्केव लेंस है। इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट बनती है एंड साइज में छोटी बनती है। तो आप इस तरह से राइट डाउन करोगे, क्लियर है वाली चीज। इट मीन्स देखो ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना, कॉन्केव लेंस है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है और कहाँ पे प्लेस किया हुआ है, मीन्स यू की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, यू नेगेटिव होता है ऑलवेज, तो यू इक्वल टू -30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, मीन्स कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर इस तरह से होता है ना। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होती है यहाँ पे, तो पॉजिटिव लेंगे, f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की होती है पॉजिटिव, कॉन्केव मिरर की लेते हैं हम नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव है बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर है। राइट डाउन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द इमेज, ये 2 चीजें दे रखी है आपको और कहा कि इमेज फॉर्मेशन जो हो रही है उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ कि वो इमेज कैसे कैसे बन रही है,
क्लियर? देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या क्या करना है। अब अभी तो आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू नहीं गिवन है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू गिवन होती ना तो हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमने अभी 2 क्वेश्चन किए, देखो मैग्निफिकेशन को देख के आप पता लगा सकते हो, है ना। पॉजिटिव है अगर मैग्निफिकेशन, इट मीन्स कैसा है वो, इरेक्ट और वर्चुअल बन रही है। और अगर ग्रेटर देन 1 है ना, तो ग्रेटर देन 1 है मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या है, बड़ी है ऑब्जेक्ट से। और लेस देन 1 है तो हाइट ऑफ इमेज कैसी है, छोटी है ऑब्जेक्ट से, है ना। पर यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू गिवन नहीं है। तो देखो अब इस वाले फॉर्मूले से सबसे पहले आप v की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, बिकॉज मिरर फॉर्मूला का हम यूज करेंगे और यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, v की वैल्यू। कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो मिरर फॉर्मूला यूज किया 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ से 1/v की वैल्यू निकल जाएगी, दोनों वैल्यूज आपको गिवन है। ये आ जाएगा आपके पास कैलकुलेट करके 10 सेंटीमीटर, v निकल गया। ओके अब आपके पास v भी है, f भी है, u भी है, ठीक है। अब देखो मैग्निफिकेशन, हम कोशिश कर रहे हैं कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू फाइंड आउट करें। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बट ना ही हमारे पास हाइट ऑफ इमेज है ना ही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इस वाले फॉर्मूले को छोड़ दो। मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला होता है v एंड u वाला, वो क्या होता है मैग्निफिकेशन का, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, है ना। तो माइनस वी अपॉन यू राइट डाउन किया। यह मिरर के केस में लेंस होता तो प्लस v डिवाइडेड बाय यू होना था, ठीक है, माइनस वी अपॉन यू। तो m इक्वल टू वी की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट कर ली, u की वैल्यू आपको गिवन है, पर ये माइनस लगाना है, ठीक है। साइंस का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। 1/3 आ गई मैग्निफिकेशन, बिकॉज यहाँ पे एक भी चीज अगर आपने माइनस रख ली ना तो सारा गलत आ जाएगा आंसर, ठीक है। प्लस 1/3 आ रही है। देखो अब तो इजी हो गया, अब हमें पता है m के मैग्निफिकेशन को देख के तो हमें पता है हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो इमेज बन रही है वो कैसी है। मिरर की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। देखो m की वैल्यू प्लस 1/3 है, प्लस है इट मीन HI अपॉन HO प्लस 1/3 है, क्लियर। देखो अब 1/3 है तो मतलब 1 से छोटी है ओवरऑल वैल्यू, 1 डिवाइडेड बाय 3 है ना, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो मीन्स 1 से छोटी है तो HI डिवाइडेड बाय HO इज लेस देन 1 है, इट मीन्स HI इज लेस देन HO। इट मीन्स हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से कैसी है, छोटी बन रही है इमेज, छोटी बन रही है, बट कैसी बन रही है, पॉजिटिव साइन है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। क्लियर हो रहा है आपको, है ना। अब देखो अब इस वाले केस में क्या क्या होता है हमारे पास, मिरर के केस में क्या बोल रहे हैं हम, जो भी आपके पास इमेज फॉर्मेशन है वो क्या क्या हो रही है। देखो हम इन्होंने कहा कि इमेज फॉर्मेशन की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। सबसे पहले द पॉजिटिव साइन ऑफ v इंडिकेट द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। v 10 सेंटीमीटर है, इट मीन्स बिहाइंड द मिरर बन रही है वो, कॉन्वेक्स मिरर के, है ना। देखो कॉन्वेक्स मिरर है इस तरह से, देखो तभी तो क्या बनी, हाइट छोटी बनी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है, बट साइज में कैसी बनती है, छोटी बनती है ना। तभी तो इसकी वैल्यू क्या आई, लेस देन 1 आई, है ना। द पॉजिटिव साइन v की वैल्यू पॉजिटिव है, इट मीन्स वो कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, तभी तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। द पॉजिटिव मैग्निफिकेशन इंडिकेट एन इरेक्ट इमेज, पॉजिटिव क्या बता रही है कि इरेक्ट इमेज है ये। मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, इट मीन्स इमेज इज डिमिनिश है। ये सब चीजें हमें पता लगी तो हम राइट डाउन कर सकते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज की। सो इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, एक तो बिहाइंड द मिरर बन रही है, इमेज विल बी वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड डिमिनिश है, साइज में कैसी है वो, छोटी है। ये सब चीजें हमने मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की और उससे बता दिया। इस तरह से आंसर करोगे आप। देखो नेक्स्ट है, ये तो आप अपने आप कर लोगे, ठीक है, पर क्वेश्चन देखो इस तरह से आ सकता है, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इस तरह से आ सकती है इमेज फॉर्मेशन। फर्स्ट में इन्होंने पूछा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में। आपको रे डायग्राम बनानी है, आप देख लेना, ठीक है। एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में कहीं भी आप प्लेस कर दो ऑब्जेक्ट को तो कैसी इमेज बनती है, एट 2f ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम 2f पे प्लेस करें तो कहाँ बनती है इमेज, 2f पे ही बनती है ना। सेंटर पे प्लेस करते हैं तो सेंटर पे ही बनती थी। ये वाला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको सेपरेट भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन को। क्लियर यहाँ तक। अब देखो हम फटाफट से जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। देखो इस वाले चैप्टर में, ये छोटा सा चैप्टर है, आपको इसमें से क्या क्या याद करना है। देखो एक तो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको याद होनी चाहिए, है ना, वो आपने याद कर लेना है। और जो भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के रूल्स क्या क्या हैं, ठीक है, जैसे कौन सा था वो, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, वो और ये सब चीज़ें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको याद होने चाहिए, है ना, उनकी स्टेटमेंट्स। और देखो क्वेश्चन इस तरह के ज़्यादा आते हैं। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ए बी इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्लेन ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर। ए बी है आपका इस तरह से कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है ये, ठीक है, और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बी से लेके ए तक, ये करंट की डायरेक्शन है।
व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट एट पॉइंट पी एंड क्यू। अब बताओ डायरेक्शन बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी पी पॉइंट पे एंड क्यू पॉइंट पे। तो आपने क्या यूज करना है, राइट हैंड थंब रूल का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बतानी है आपको पी पॉइंट पे, फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, पी पॉइंट पे देखो राइट हैंड थंब रूल में कहते हैं राइट हैंड के थंब को प्लेस करते हैं हम करंट के डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में है ना। अब देखो पी पॉइंट यहाँ पे है, मीन्स यहाँ पे है पी पॉइंट कहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिंगर्स, जहाँ ये फिंगर्स बताती हैं आपकी क्या, देखो ये है करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन बताता है थंब, और ये जो फिंगर्स बताती हैं ये क्या शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो अब ऐसे है करंट है ना थंब की डायरेक्शन में, अब ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, तो फिंगर यहाँ पे कैसी हो रही है, कर्ल अंदर को हो रही है ना। तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द पेपर, अंदर जा रही है ना, या तो आप कह सकते हो इनवर्ड है, और इनवर्ड को कई बार हम क्रॉस से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इनवर्ड है तो लिख दो पी पॉइंट पे क्या होगी, देखो देखो द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इनटू द पेपर। आप या तो इनटू द पेपर लिख दो या इनवर्ड लिख दो, इनटू द पेपर, एंड एट क्यू इट इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, एंड क्यू पे क्या है, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर मीन्स आउटवर्ड डायरेक्शन में। देख लो क्यू वाला पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है ना, ये करंट की डायरेक्शन है, तो यहाँ देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पे, यहाँ फिंगर कैसी आ रही है, बाहर को आ रही है। पी यहाँ पे था पॉइंट अंदर को जा रही थी तो इनटू द पेपर, और क्यू पॉइंट यहाँ है, यहाँ पे कैसी आ रही है फिंगर्स बाहर को, तो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। क्लियर हुआ इसका आंसर कैसे करना है। ओके, सेकंड पार्ट में देखो 3 मार्क्स का था, 1 मार्क के थे ये तीनों पॉइंट। सेकंड में क्या पूछा इन्होंने, गिवन आपको गिवन है R1 इज ग्रेटर देन R2, मीन्स R1 बड़ा है R2 छोटा है। ठीक है, P पॉइंट दूर है मतलब इससे करंट कैरिंग कंडक्टर से, और ये नजदीक है। वेयर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी लार्जर, गिव रीजन। किस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, जो ज्यादा नजदीक होगा है ना, जो इस करंट कैरिंग जो भी आपके पास कंडक्टर है उसके नजदीक जितना ज्यादा पॉइंट होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी है ना। तो क्यू पॉइंट नजदीक है, ये तो दूर है, तो क्यू पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी स्ट्रेंथ की है ना। तो ऐसे राइट डाउन करोगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। कंडक्टर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जो भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम डिनोट करते हैं बी से, और ये हो गया आर डिस्टेंस, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा दूर होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। ये दूर था तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, और ये नजदीक है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी क्यू में। मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट पॉइंट क्यू क्लोजर टू द कंडक्टर, क्यों कंडक्टर के ये क्लोज है ना, तो यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। डायरेक्शन अगला क्या पूछ रहा है, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डिटरमिन्ड। आपने कैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन जो है फाइंड आउट करी, तो हम कहेंगे किसकी हेल्प से की हमने, जो आपके पास क्या है राइट हैंड थंब रूल से है ना। तो आप द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिटरमिन्ड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। आप इतना लिखोगे तो भी आंसर मिल जाएगा, या तो आप स्टेटमेंट भी राइट डाउन कर सकते हो राइट हैंड थंब रूल की। वैसे इन्होंने सिर्फ पूछा हुआ है कि कौन सा रूल है, वो तो राइट हैंड थंब रूल से हमने फाइंड आउट करी। ठीक है, एक तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपने कर लेने हैं ट्राई, और भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं करवा सकती, ऑलरेडी बहुत लॉन्ग वीडियो बन रहा है। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन इसमें से ऐसे पूछ सकते हैं, देखो इनके मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करूंगी, वहां पे मैं और भी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, तो आप देखते रहना चैनल पे जब तक एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, अब देखो ऐसे भी ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, देखो बहुत बार सीबीएसई में 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन, ड्रॉ ए पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड ए वर्टिकल करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर पासिंग थ्रू ए हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड, मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नेम एंड स्टेट द रूल विच इज यूज टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आपको स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरह से फाइंड आउट करना है। इसमें आपको या तो कई बार ऐसा होता है आपको डायरेक्शन गिवन होती है ना, कि एक्स वाई आपके पास कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और जो उसमें करंट फ्लो कर रहा है वो एक्स से वाई कर रहा है, या तो वो कह सकते हैं वाई से एक्स करंट की डायरेक्शन है, तो आप उस तरह से बनाओगे फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अब इस तरह से यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो अब बताओ आपको ड्रॉ करके कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी प्रोड्यूस होगी इस कंडक्टर की वजह से, एक्स वाई की वजह से। ठीक है, तो आप इस तरह से कर दो, इसमें तो आपको डायरेक्शन नहीं गिवन थी तो हमने ले ली डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है मान लो। ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये है, आपने ये पूरा इस तरह से बना देना है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया, करंट फ्लो कर रहा है, या मीटर लगाया हुआ, कीज है यहाँ पे है ना, यहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर लगा दिया हुआ इस तरह से है ना, ये आपने पूरा बना देना है। और ए बी सी डी आपके पास कोई कार्डबोर्ड है। ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करोगे, करंट इस डायरेक्शन में है तो थंब को रखोगे करंट की डायरेक्शन में इस तरह से। ठीक है, तो ये फिंगर्स कैसे कर्ल हो रही है, देखो ये बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो रही है ना, तो देखो ऐसे बनाई है हमने यहाँ पे डायरेक्शन, समझ आ रही है ना, इस तरह से फिंगर कर्ल कैसे हो रही है इस डायरेक्शन में, तो देखो इस डायरेक्शन में एरो लगा दिया हमने
मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस हो रही है इसमें, तो इस तरह से आप राइट डाउन, ये पूरा का पूरा आपको बनाना है फिर, और आपको बताना है कि यहाँ पे हमने कौन सा रूल यूज किया हुआ है, राइट हैंड थंब रूल का यूज किया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन फाइंड आउट करने का। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब देखो फटाफट से हम इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन है, ये CBSE 2020 में आ चुका है। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द सर्किट गिवन बिलो। ए बी के बीच में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो इसको अगर हम इस तरह से कर दें, ये वाली चीज़ है ना, ये दोनों देखो, देखो ये वाला इसका एक एंड जो है यहाँ जुड़ा है, वो दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ है। इट मीन्स दोनों किस में है, आपस में सीरीज में है ना। और यहाँ पर देखो ये रेजिस्टेंस है, इसका दूसरा एंड इसके साथ जुड़ा हुआ है, इट मीन ये दोनों भी सीरीज में है ना। तो इनको क्या कर दिया इस तरह से, इस वाले सर्किट को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो इस तरह से 4 and 6 यहाँ आ गया, ये 15 आ गया, और ये 3 and 3 इधर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, देखो ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में सिंपली हम रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्लियर है यहाँ पे, है ना। तो 6 + 4 कितना आ गया 10, और ये आपके पास 15 वैसे ही रहा, और ये भी सीरीज में है, तो सिंपली इनको ऐड कर दिया। 3 + 3 कितना आ गया 6। अब ये वाला सर्किट बन गया। अब ये इजी है, पैरेलल में है तीनों। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1 / R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/10 + 1/15 + 1/6। ये सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास 1/3। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई 3 ohms। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये वाला, है ना। कई बार देखो बहुत इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना, तो आपने वो भी ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, जैसे जैसे राइट द फॉर्मूला फॉर determining the equivalent resistance between A and B of the two combinations 1 and 2 of the three resistors R1 and R2 and R3 arranged as follows। ये तो सिंपल है, R1 R2 R3 ऐसे आपको पिक्चर्स गिवन होगी, आपको इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। आपको पता है जब सीरीज में होती है रेजिस्टेंस तो R1 + R2 + R3 R इक्विवेलेंट ऐसे निकलता है, और अगर पैरेलल में है तो कैसे होता है 1 / R इक्विवेलेंट इक्वल टू किसके बराबर होगा 1/RP 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये तो ईजी था। ठीक है, अब देखो ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। V and I ग्राफ एंड IV ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट 1 and 2 आर RS and RP रिस्पेक्टिवली, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग VI ग्राफ इज करेक्टली लेवल्ड। इसके साथ ही था ये क्वेश्चन। ठीक है, RS क्या है, जब सीरीज में रेजिस्टेंस थी। ठीक है, और RP क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि उसके लिए इन्होंने VI ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया। तो बताओ कौन सा ग्राफ इन दोनों में से करेक्ट है। देखो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, अगर V and I ग्राफ है, V इस तरफ को ले रहे हैं, I इस तरफ को ले रहे हैं, है ना, तो आपने एक बात याद रखनी है कि जितनी ज्यादा स्लोप होगी किसी की भी, आपको ऐसे कोई भी दो चीजें गिवन होंगी रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसकी जितनी ज्यादा स्लोप होगी उसकी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है। अगर V इस तरफ है और I इस तरफ है, अगर उल्टा हो, एग्जाम में कई बार पलट के पूछते हैं, अगर यहाँ पे I गिवन होगा, यहाँ पे V गिवन होगा, तो उल्टा हो जाएगा। जितनी ज्यादा किसी की रेजिस्टेंस स्लोप होगी उसकी क्या होगी, उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, इसका अपोजिट होगा उसमें, अगर यहाँ I होगा और यहाँ पे V होगा। तो अभी क्या कह रहे हैं हम, अगर V इस तरफ है और I इस तरफ है, इसका मतलब क्या है, जितनी ज्यादा स्लोप ज्यादा होने का मतलब क्या है, ये वाली जितनी ज्यादा स्लोप, इसकी स्लोप कम है, इसकी स्लोप ज्यादा है RS की, जितनी ज्यादा स्लोप उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। ये बात आपने रखनी है याद, V and I वाले ग्राफ में ऐसा होता है। अब देखो, अब आपको देखना है इस वाले ग्राफ में RS यहाँ दिया है और RP यहाँ, और इस वाले में RP यहाँ दिया हुआ है, RS यहाँ दिया हुआ है, तो दोनों में से कौन सा करेक्ट है। अब हमें पता है जब रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, बिकॉज सिंपली हम ऐड करते हैं उनको, सारी ऐड होगी रेजिस्टेंस, तो RS क्या होता है, ज्यादा होता है RP से। तो रेजिस्टेंस सीरीज वाले में RS की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, RS ज्यादा है RP से। ठीक है, ओके, रेजिस्टेंस सीरीज की ज्यादा है। ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा होती है, हमें पता है। अगर V और I का ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, तो इट मींस रेजिस्टेंस RS की ज्यादा है, तो स्लोप किसकी ज्यादा होनी चाहिए, RS की। तो देखो इस वाले ग्राफ में RS की स्लोप ज्यादा है और RP की कम है, इट मींस ये वाला ग्राफ करेक्ट है। इस वाले केस में देखो RS की स्लोप कैसी है, कम है, RP की ज्यादा है, पर ये तो करेक्ट नहीं है ना। हमारे हिसाब से तो क्या होना चाहिए, बिकॉज VI ग्राफ में क्या होता है, जितनी ज्यादा स्लोप उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस, और हमें पता है RS की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, तो RS की स्लोप ज्यादा होनी चाहिए थी। देखो इसकी ज्यादा है, इसकी कम, इट मींस स्लोप कौन सा वाला ग्राफ ठीक है, ये वाला ग्राफ ठीक है। ये चीज आपको समझ होनी चाहिए। क्लियर?
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाले हैं, ठीक है, ये 2023 में आ चुका है, बहुत इजी, आप पढ़ लेना, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लेना, मैंने पूरा भी आपको दिखा दिया, ठीक है, बट इजी है ये, ठीक है, तो आप खुद कर लोगे, ठीक है, ये वाला भी इजी है तो आप कर लोगे, ठीक है। देखो कभी कभी ना इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि ये वाला देखो 2020 में हो सकता है कि कई कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन मेड यूजिंग 4 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 2 ओम, मीन्स ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आप मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे अगर आपके पास 4 रेजिस्टेंस है और ईच की रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो देखो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होती है, जब हम उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और कई बार पूछ सकते हैं कि मिनिमम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, इट मीन्स वो जो रेजिस्टर है वो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, है ना। तो यहां पूछा है इन्होंने कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास 4 रेजिस्टर गिवन है और सबकी रेजिस्टेंस कितनी है 2 ओम्स। तो आपको बस पता लगा लेना है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, इट मींस वो किस में कनेक्टेड होंगे, सीरीज में, बिकॉज सीरीज में ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है ना। तो देखो इन्होंने 4 इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, 1 2 3 4, और इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ली, वो क्या होगी 2 + 2 + 2 + 2 8 ओम्स। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है ना, इजी है पर फिर भी, है ना। देखो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं एग्जाम में, कई बार सीबीएसई में 2024 में आया हुआ ये क्वेश्चन। देखो शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम्स, आल्सो जस्टिफाई योर आंसर। ये क्या कह रहे हैं कि आपके पास 3 रेजिस्टर है, सबकी रेजिस्टेंस 6 ओम्स है, उनको हम कैसे कनेक्ट करें कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उनका जो आंसर है उनको कैलकुलेट करने के बाद 9 ओम्स आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 3 रेजिस्टर है, सबसे पहले तो आप सोचोगे सीरीज में लगा दें तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि सारे ऐड करने हैं, 9 से ज्यादा ही आएगा आंसर, है ना। तो ये तो करेक्ट नहीं है। पैरेलल में करेंगे तो 6 से भी कम आएगा, क्योंकि कम आता है उसमें, है ना। तो ये देखो ऐसे भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया, आप कर लेना हिट एंड ट्रायल, वैसे ना सीरीज में होगा ना पैरेलल में होगा। एक बात आपको याद रखनी है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए हिंट में तो देखो जब सीरीज में तो होगा ही नहीं, बिकॉज इससे ज्यादा वैल्यू आएगी सीरीज में, जो भी आपने होगा गिवन आपको इस वाले से ज्यादा ही आ रही है, ठीक है। और पैरेलल वाले में क्या होता है, जो सबसे कम है मीन 6 ओम है, इससे भी कम आएगी, पर यहाँ तो 9 ओम्स है, पैरेलल में तो कम आती है रेजिस्टेंस, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन तो नहीं हो सकते। फिर देखो आप हिट एंड ट्रायल, आंसर इसका क्या होगा, इन दोनों को हम पैरेलल में लगाएंगे और थर्ड वाले को सीरीज में लगा देंगे। देखो कैसे, इन दोनों को जब पैरेलल में किया तो देखो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/6 + 1/6, ये सॉल्व करके आ गया 3 ओम्स इन दोनों को। अब ये 3 ओम्स आ गया इसको सॉल्व करके, उसके साथ ये सीरीज में है, तो 6 + 3 कितना हो गया 9, और 9 ही तो आंसर चाहिए था हमें। इट मीन्स क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 2 पैरेलल में होने चाहिए और तीसरा वाला उसके साथ कैसा होना चाहिए कनेक्ट, सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए। क्लियर, ये वाला आंसर था, तभी क्या है आपके पास आंसर क्या आ सकता है 9 ओम्स आएगा, है ना। ये वाली चीज देखो, ये 3 आ गया और ये क्या आपके पास 6 था, 6 + 3 सीरीज में, अब तो क्या हो गया 9 ओम्स आ गया। तो क्या क्या 2 को पैरेलल में कनेक्ट किया और +1 एक सीरीज में किया उसके साथ उसको। क्लियर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, सीबीएसई 2024 में आया हुआ है, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू द फ्लोइंग। पूरा सर्किट गिवन है, आपको करंट निकालना है, ओवरऑल कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आई क्या होता है V/R, V/R, V तो आपको गिवन है 4.5, R निकालना है आपको, R इक्विवेलेंट चाहिए बिकॉज ये सारे के सारे क्या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो आपको इसको सारे को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले देखो ये दोनों सीरीज में है, पहले तो इनको सॉल्व कर लो, 6 + 6 कितना हो गया 12, तो जो आपके पास सर्किट है वो ऐसे बन जाएगा, ये वैसे ही रहा, 6 वैसे ही रहा, 3 वैसे ही रहा, इसको सॉल्व करके आ गया 12 ओम्स। क्लियर, हमने इसको सॉल्व करना है ताकि हम R इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में, अब इसको सॉल्व करो पहले, ठीक है। तो 1/6 + 1/12 हो गया, ये आ गया 1/4, और RP की वैल्यू इनको सॉल्व करके आ गई 4। अब इसको आप राइट डाउन कर सकते हो इस तरह से, 3 वैसे ही रहा, इसको सॉल्व करके आ गया 4 ओम्स जो आपने अभी किया, +3, अब ये तीनों सीरीज में है, सीरीज में सिंपली ऐड कर लेते हैं, तो 3 + 4 + 3 हो गया 10 ओम्स। तो R इक्विवेलेंट आ गया आपके पास 10, और अब वैल्यू पुट कर दो V/R इक्विवेलेंट, V आपके पास 4.5 था और R इक्विवेलेंट क्या आ गया आपके पास 10, तो ये आंसर आ गया जो करंट की वैल्यू है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन है। आपको इस तरह से सर्किट डायग्राम गिवन है, क्या क्या पूछा है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी के
बिटवीन आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ए बी सी पॉइंट आपको गिवन है। देखो ए बी के अबाउट निकालनी है, तीनों किस में है, सीरीज में है। सिंपल इनकी रेजिस्टेंस को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगी, आर एस इक्वल टू 4 + 6 + 16 26 ओम्स। सेकंड में देखो क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी। बी एंड सी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये दोनों किस में है, देखो पैरेलल में। तो यहाँ पे पैरेलल वाला फार्मूला लगा देंगे, 1/RP इक्वल टू 1/8 + 1/8। ये सॉल्व करके 1/4 आ जाएगा। आरपी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास सॉल्व करके, 4 ओम्स। क्लियर है वाली चीज, ओके। थर्ड वाले में देखो क्या पूछा है इन्होंने, सी पॉइंट में, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी व्हेन द की इज क्लोज्ड। जब की क्लोज होगी तो आपको यहाँ पे टोटल करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। टोटल करंट वाले क्वेश्चंस में आपको पता है क्या करना है, आई इक्वल टू किसके बराबर होता है, V/R। वी की वैल्यू आपको गिवन है और आर क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सब का, है ना। मीन्स ये सब वाली इनका सबको हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ से यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया था, कितना आया था वो 26 ओम्स। इनको भी हमने सॉल्व कर लिया, वो कितना आया था 4 ओम्स, ठीक है। तो ये पूरा सर्किट किस में रिजॉल्व हो जाएगा, फिर इस वाले सर्किट में। देखो ये वाली चीज, ये समझ रहे हो ना। देखो इन तीनों को सॉल्व करने के बाद ये वाली चीज आई 26, और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये आया था आपके पास 4 ओम्स, है ना। तो इस तरह से बन गया ये। अब इनको सॉल्व करना है हमने, दोनों सीरीज में है, तो 26 + 4 कितना आ गया 30, है ना। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। हमें टोटल करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो होती है V/R इक्विवेलेंट। V की वैल्यू ये वाली है 6 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 26 + 4 दैट इज 30, तो 1/5। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई 0.2 एम्पियर। इजी, करंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे और में था ये, देखो इन द एबव सर्किट 16 ohm resistors or the parallel combination of two resistors of 8 ohm, which one of the two will have the potential difference, more potential difference across its two end। इन्होंने कहा कि यहाँ पर देखो एक तो ये 16 ohm वाली रेजिस्टेंस है और एक ये 2 ohm वाली जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इन दोनों में से बताओ किस वाले के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। मैंने आगे भी ये वाला सर्किट ड्रॉ कर लिया है, देखो इस तरह से, है ना। ये पूछ रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी या इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो देखो हम किस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस वाली रेजिस्टेंस के अक्रॉस V कितना होता है पोटेंशियल डिफरेंस, V = IR, है ना। I की वैल्यू आपको पता है 0.2 आपने अभी निकाली, इंटू R कितनी है रेजिस्टेंस इसकी 60, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास 3.2 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी हुई 3.2 वोल्ट। अब हमें इनके अक्रॉस निकालनी है 8 ओम्स में, है ना, कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है। अब देखो यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। इस वाले में तो हमने सिंपली V = IR करंट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, पर देखो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है आपको याद रखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले उनकी निकालनी है, ठीक है। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी ना इन दोनों की, वहां पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, फिर उस वैल्यू को लेके V = क्या होगा I × R, I के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे, जितना यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना वही इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा दोनों का, ठीक है। क्या कहा हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हमने इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दी, और वो हमें पता थी 1/8 + 1/8 हमने पहले भी फाइंड आउट की थी, है 4 ओम्स, ठीक है। इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई 4 ओम्स, ठीक है। फिर हमने क्या कहा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना इसके अक्रॉस, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है जितना उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों की ये वाली आई, इसके अक्रॉस देखना मेरे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वही 8 ओम का होगा और वही 8 ओम का होगा, ये बोल रहा है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, V = IR, I की वैल्यू 0.2 और R कौन सा लेंगे अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, वो कितना है 4 ओम्स। तो ये आ गया, इस यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके आ गया 0.8 वोल्ट, है ना। हमने क्या कहा पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहले हम क्या करेंगे उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, 4 ओम आ गई। अब इसके अबाउट देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो कितना हुआ 0.8, वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस भी और इसके अक्रॉस भी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 0.8 वोल्ट और यहाँ पर था 3.2, किस में बड़ा है पोटेंशियल डिफरेंस, इस वाले में ज्यादा है ना। तो हम राइट डाउन करेंगे 16 ओम रेजिस्टर हैव द मोर पोटेंशियल डिफरेंस। इनमें पूछा था ना दोनों में किस में ज्यादा है, तो इस वाले में ज्यादा है 16 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखो हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, बहुत लॉन्ग वीडियो बन गया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कुछ क्वेश्चंस मैं शॉर्ट्स में डालती रहूंगी इस चैनल पे, तो आपने देखते रहना है,
ठीक है। उसमें भी हम एग्जाम तक काफ़ी शॉर्ट्स डालेंगे, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक देखो इसमें था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, उसमें पावर वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगी, तो आप वो भी देख लेना। 16 और 17 मिनट का है वो, उसमें मैंने PYQs डिस्कस किए हुए हैं, जो भी पावर वगैरह रिलेटेड के क्वेश्चंस आए हुए हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। तो आज हमने देखो ये कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, ठीक है, ये आपने अच्छे से देख लेने हैं। ओके, थैंक यू।